सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी सीजीएल के जो एडमिट कार्ड हैं वो रिलीज़ हो गए हैं और जो एग्जामिनेशन है वो 11 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच में होगा, शिफ्ट्स में होगा पेपर। तो जब एग्जामिनेशन होगा उससे पहले कुछ प्रीवियस ईयर पेपर हैं हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि पिछले साल जो क्वेश्चन हैं वो कैसे आए हुए हैं, मतलब लास्ट जो सीजीएल कंडक्ट हुआ था उसके अंदर कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो ऑफकोर्स इंग्लिश का जो पोर्शन है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आप देखिए किस किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं और आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत 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 ही आसान, मतलब हद से ज़्यादा आसान। इतनी बार बहुत बोल दिया मैंने, हद से ज़्यादा आसान क्वेश्चंस हैं। आप 25 के 25 क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब इतना आसान पेपर है। ठीक है, तो कुछ पेपर्स हम लोग लगाएंगे। आज पहला सेट है, चलिए जी शुरुआत करते हैं। और ये रहा आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन। जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहा है पॉज करके वीडियो को हाथों हाथ आप बनाते रहिए और आंसर और एनालिसिस आप चेक करते रहिए। चलिए, वैसे सबसे पहला क्वेश्चन पैराजंबल का आ गया। बच्चे बेसिकली डर जाते हैं पैराजंबल से, हालांकि आसान होते हैं। तो आप इसको स्किप करके पहले वो क्वेश्चंस भी कर सकते हैं जो आपसे बन रहे हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो आपके सामने आ रहा है पहले वही बनाना है। आप जो नहीं बन रहे हैं, आपको लग रहा है मुश्किल है, हार्ड है, उनको स्किप करके आगे बढ़िए, पहले वो बना लीजिए जो इजी हैं रिलेटिवली। ठीक है, लेकिन अब हमारे सामने आ गया तो हम 1 बाय 1 ही सारे सॉल्व करेंगे। जैसे बोर्ड में नहीं हुआ करता था, इंटेलिजेंट बच्चे हुआ करते थे कि वही करेंगे तो पहले क्वेश्चन से ही करेंगे, यूँ नहीं कि उल्टा चलेंगे, है ना। चलो, तो इसमें करना क्या है, उम्मीद करता हूँ कि आपने बना लिया होगा वीडियो को पॉज करके। आंसर इसके अंदर ए है। अब जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले पूरा का पूरा हम रीड करते हैं इसको। आपने पूरा रीड कर लिया होगा, आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा इसके अंदर क्या बात हो रही है। अब हम एलिमिनेट करते हैं। तो आप ऑप्शन में देखिए, या तो पहला सी हो सकता है, या सी हो सकता है, या बी, या बी। तो बी में अगर मैं देखूँ तो यहाँ बोला हुआ है दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 वेज। कौन से वाला चेंज मुझे नहीं पता है। ये वाला चेंज जो है उसको 2 तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन कौन से वाला चेंज, तो दिस चेंज के बारे में मुझे नहीं पता। मतलब पहले कोई बात हो रखी होगी, तो ये वाले ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो गए। अब इधर भी सी है और इधर भी सी है, तो सी आप पढ़िए। कह रहे हैं कि जो ग्रोथ है पॉपुलेशन की, उसको रेफर किया जाता है टू चेंज इन द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। मतलब पॉपुलेशन की ग्रोथ हम कब समझते हैं, जब एक कंट्री में रहने वाले इनहैबिटेंट्स जो होते हैं बेसिकली उनके नंबर्स में चेंज हो रहा हो। इनहैबिटेंट्स कौन होते हैं, किसी देश में रहने वाले नागरिक कह सकते हैं, या कोई भी जीव जंतु जिस जगह पे रहता है उसे इनहैबिटेंट कहते हैं। तो पॉपुलेशन में ग्रोथ हम कैसे रेफर कर सकते हैं, जब किसी कंट्री में रहने वाले इनहैबिटेंट में चेंज हो रहा हो नंबर्स में, तब हम कहते हैं कि पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, सी फर्स्ट है, इंडिपेंडेंट है, गिवन है हमारे पास। अब जी क्या करें, अब आप ऐसे केसेस में या तो सी के बाद देखेंगे ए आ रहा है या सी के बाद बी आ रहा है, अदरवाइज आप पेयर्स देख लीजिए। पेयर बहुत आसान है। पेयर इसके अंदर बी और डी का पेयर है। वो कैसे, देखो बी के अंदर बोल रहा है कि दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 वेज। इस चेंज को 2 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। तो 2 तरीके कहीं ना कहीं बताए होंगे, आप ध्यान से देखो। ये लिखा हुआ फर्स्ट ये है और सेकंड ये है। एक तो आप एब्सोल्यूट नंबर्स के टर्म्स में और एक परसेंटेज चेंज के टर्म में। तो क्या बी डी का पेयर है? हाँ जी, सी पहला था, बी डी का पेयर आप ढूंढ लो। जो भाई सी पहला था और बी डी, ये रहा बी डी का पेयर। तो ये गलत हो गया और ये सही हो गया, ये आंसर है। तो आप पूरा पढ़ेंगे, आपको डेफिनेटली ये सेंस दे रहा होगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऑब्लिगेटरी का आपने सिनोनिम बताना है। आई होप आपने बना लिया होगा, बहुत आसान ही क्वेश्चन है। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है मैंडेटरी, ऐसी कोई चीज़ जो कंपलसरी हो, अनिवार्य हो, है ना, ऑब्लिगेटरी। और एक टर्म है इसके अंदर रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह, बेपरवाह, केयरलेस को बोलते हैं रेकलेस। तो सिनोनिम बताना था। अब ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है अनिवार्य, लेकिन रेकलेस का मतलब तो लापरवाह है, इसका कोई रिलेशन नहीं है। यूजलेस का मतलब बेकार में कोई बेतुकी कोई चीज़ है ना, जिसका कोई यूज़ नहीं है, तो ये भी इसका सिनोनिम नहीं है। अग्रेसिव का मतलब थोड़ा लड़ाकू इंसान, थोड़ा फाइट करने के लिए थोड़ा हमेशा तत्पर रहता है, उग्र है इंसान, अग्रेसिव, तो ये भी इसका सिनोनिम नहीं है। मैंडेटरी का मतलब होता है नेसेसरी। तो मैंडेटरी, नेसेसरी, ऑब्लिगेटरी, कंपल्सरी, ये सब के सब सिनोनिम है। तो आई होप आपने लगा लिया होगा। अगला क्वेश्चन आपके आगे, चलिए जी, उम्मीद करता हूँ पॉज करके बना लिया होगा। इसके अंदर जो आंसर है वो है ए, रेंडर आना चाहिए। अब क्यों आना चाहिए, सेंटेंस पढ़िए। वी मस्ट डैश हेल्प टू द होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल। मस्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मस्ट का मतलब ये चीज़ हमें करनी चाहिए, है ना, स्ट्रॉन्ग सजेशन होता है यहाँ पे। तो वी मस्ट डैश, पहली बात मस्ट मॉडल वर्ब है, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, सारी ही वर्ब की पहली फॉर्म है। अब मीनिंग पता होने चाहिए। तो वो कह रहा है कि हमें ना
होमलेस जो लोग हैं और जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं, जो बेसिकली ढंग से चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, या कहीं से भी किसी भी तरीके से उनको कोई प्रॉब्लम है शरीर में, तो उनके लिए हेल्प को ये करना चाहिए। अब हेल्प को क्या करना चाहिए? हेल्प को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, डोनेट करना चाहिए, एक्सर्ट करना चाहिए, रेंडर करना चाहिए। अब हेल्थ को कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। कंट्रीब्यूट आप पैसे के मामले में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, अपना टाइम कंट्रीब्यूट कर सकते हो, लेकिन हेल्प को कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते कि वी मस्ट कंट्रीब्यूट हेल्प। समझ में आया? कंट्रीब्यूट जो है इस कॉन्टेक्स्ट का पार्ट नहीं बन सकता है, तो कंट्रीब्यूट को मैं काटा मार देता हूँ। ऐसे हेल्प को आप डोनेट भी नहीं कर सकते हो। खाने पीने की चीज़ें पैसा डोनेट कर सकते हो, हेल्प को डोनेट नहीं कर सकते। एक्सर्ट का मतलब होता है फोर्स डालना, पुश करना किस चीज़ को, धक्का देना, तो हेल्प को ऐसा भी नहीं कर सकते। बचा रेंडर। रेंडर का मतलब होता है प्रोवाइड करवाना। हमें हेल्प प्रोवाइड करवानी चाहिए उन लोगों को जो बेघर हैं या फिर जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, है ना। तो रेंडर का मतलब प्रोवाइड करना कोई सर्विस या किसी हेल्प को, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप चाहो तो मैं भिजवा दूंगा। नीचे टेलीग्राम चैनल है तरुण ग्रोवर इंग्लिश, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपने एरर बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है इसके। ये वन ऑफ द बॉयज़ फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन नहीं होगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए भाई? हैज़ बीन आना चाहिए। क्यों भाई? हम लोग जानते हैं वन ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन तो प्लूरल आता है, लेकिन जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। पता है ना क्यों होता है? फ्रॉम प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ऑफ प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। यही सब्जेक्ट बचा, ये सिंगुलर है, तो फिर वर्ब भी कैसी आएगी बेटा? सिंगुलर आएगी। तो वन ऑफ द बॉयज़ फ्रॉम द स्कूल हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। अगला क्वेश्चन, पैसिव फॉर्म बनाना है आपने इसका, तो बहुत आसान है, वीडियो को पॉज करके बना लीजिए। कीप्स है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई साथ चेंज होगा। इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म में सिर्फ यहाँ पे है और कहीं पे भी नहीं है, बाकी सारे रॉन्ग है। ए आंसर है, ठीक है जी। चलिए, डायरेक्टर विल अग्री विद द प्रपोजल इफ यू डू नॉट एक्सीड द बजट। जल्दी से बनाने की कोशिश कीजिए, इसमें आपने सेंटेंस को, फ्रेज को इम्प्रूव करना है बेसिकली, और ये बहुत आसान है। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है प्रेपोजिशन की क्लास के अंदर, आपको ध्यान आ रहा होगा। जो एग्री टर्म है, एग्री के साथ विद भी आता है और एग्री के साथ टू भी आता है। जब किसी चीज़ से एग्री होते हैं तो हम टू यूज़ करते हैं, जब किसी पर्सन से एग्री होते हैं तो हम विद यूज़ करते हैं। तो प्रपोजल कोई पर्सन नहीं है, कोई चीज़ है, उसके लिए टू यूज़ करते हैं। तो एग्री टू कहाँ पे है? ये रहा आपका। तो डायरेक्टर विल अग्री टू द प्रपोजल इफ़ वी डू नॉट एक्सीड द बजट। अगर बजट से आगे नहीं हम गए तो वो एग्री कर जाएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन आई अग्री विद यू, पर्सन के लिए विद, और किसी प्रपोजल के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, किसी चीज़ से सहमत होना, तो हम लोग टू यूज़ करते हैं, ठीक है जी। चलिए, अब आ गया क्लोज टेस्ट। फिर वही वाली बात है, बच्चे एकदम बौखला जाते हैं, पगला जाते हैं। हालांकि ये सबसे आसान चीज़ें होती हैं, ये क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चे इनसे बहुत डरते हैं। और एसएससी एग्जामिनेशन में तो वैसे ही बहुत आसान आते हैं। अगर बैंक एग्जाम से कंपेयर करो तो बैंक में बहुत मुश्किल आते हैं। यहाँ तो रिलेटिवली बहुत बेसिक शब्द आपको देखने को मिलेंगे। चलिए साथ साथ बनाते हैं। तो एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज करके मैं 1 बाय 1 आपको दिखा रहा हूँ, आप बनाते चलिए, फिर मैं आपको डिटेल में सिखाता हूँ भाई, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा, चलिए, आई होप आपने 1 बाय 1 पॉज करके ईमानदारी से बनाया होगा। आ जाइए, इसका डिटेल्ड एनालिसिस देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या होता है, सबसे पहले आपको ना पूरा का पूरा पढ़ना होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पूरा पढ़ना है। आपको एक बार बेसिक आइडिया लेना है कि बात क्या हो रही है। जब आप ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कम्युनिकेशन की बात हो रही है ना, कि कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर। तो चलिए आ जाइए। कम्युनिकेशन प्लेज अ डैश रोल इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ मैन। एक इंसान की ओवरऑल डेवलपमेंट में कम्युनिकेशन ऐसा रोल प्ले करता है। कैसा रोल प्ले करता है? ये आर्टिकल किसके लिए आया हुआ है? रोल के लिए। और मॉडिफाई करने के लिए हमें यहाँ क्या चाहिए होगा? एडजेक्टिव। तो ऐसा रोल प्ले करता है। कैसा रोल? बेटर रोल, टोटल रोल, वाइटल या फिर लाइफलेस। तो बेटर तो कंपैरेटिव डिग्री है, यहाँ कोई कंपैरिजन तो हो नहीं रहा। टोटल रोल कौन सा रोल होता है? वाइटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और लाइफलेस का मतलब जिसमें जीवन ना हो, ऐसा रोल प्ले करता है। ये कौन सा रोल है भाई? वाइटल मतलब महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। फिर आगे बोल रहा है इट कैन बी लर्नड। इट कौन है? कम्युनिकेशन है। इसे लर्न किया जा सकता है बाय आवर डैश एफर्ट्स, हमारे ऐसे एफर्ट्स के द्वारा। कैसे एफर्ट्स के द्वारा? अनक्लियर एफर्ट्स के द्वारा आप कम्युनिकेशन सीख सकते हो, या क्लियर के द्वारा? ऑफकोर्स क्लियर होना चाहिए था, गलत हो गया। कॉन्ट्राडिक्टरी होता है विरोधाभास। तो ऐसे कौन से एफर्ट्स होते हैं? विरोधाभास एफर्ट्स से आप कैसे सीख सकते हो? अच्छा, इंपॉर्टेंट हो सकता था, लेकिन यहाँ कॉन्शियस ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। कारण ये है कि जो हमारे एफर्ट्स होते हैं वो कॉन्शियस होते हैं, मतलब हमें पता है कि हमें सीखना है, सचेत है उस चीज़ को लेके हम, कि कॉन्शियस एफर्ट से हम चाहें तो सीख सकते हैं। इंपॉर्टेंट एफर्ट कोई टर्म नहीं होता है, कॉन्शियस एफर्ट्स होता है, ठीक है जी, या फिर अ लॉट ऑफ एफर्ट्स होता है।
तो कॉन्शियस एफर्ट्स मतलब हम चाहें, एफर्ट्स लगाएं तो हम कम्युनिकेशन सीख सकते हैं। तो एफर्ट्स लगाएं, चाहें, कॉन्शियस होके, अपनी चेतना का यूज़ करके। यस और नो? चलें आगे। चलिए जी, तो आगे बोल रहे टुडे सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड्स ऑन, जो सक्सेस है हमारी प्रोफेशनल लाइफ में वो डिपेंड होती है ऑन आवर डैश, हमारी इस चीज़ पे डिपेंड है। किस चीज़ पे डिपेंड है भाई? वैरायटी पे, एजिलिटी पे, फैसिलिटी पे या एबिलिटी पे? अब नहीं समझ में आ रहा तो आप आगे पढ़ो जी। हम पढ़ सकें, हम लिख सकें, हम बोल सकें, तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये हमारी कुशलता है, एबिलिटी। समझ में आया कि सक्सेस जो है प्रोफेशनल लाइफ की वो डिपेंड होती है हमारी एबिलिटी पे। ये रीड करना, राइट करना, स्पीक करना, ये सब एबिलिटी है ना, ये वैरायटी थोड़ी है। एजिलिटी का मतलब होता है फास्ट मूवमेंट, बहुत जल्दी जल्दी आप हाथ पैर चला रहे हैं, एजाइल हैं, फ्लेक्सिबल हैं। और फैसिलिटी थोड़ी है ये सारी की सारी, एबिलिटी आएगा, कुशलता हमारी, योग्यता हमारी। ठीक है जी। सक्सेस जो है प्रोफेशनल लाइफ में डिपेंड होती है हमारी योग्यता के ऊपर, वो योग्यता जिसमें हम रीड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है जी। तो एजिलिटी का मतलब होता है टू एबिलिटी टू मूव योर बॉडी क्विकली, इजिली, जो कि मैं बता चुका हूँ आपको। फिर आगे बोल रहा है विच रिजल्ट्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अगर पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं, बोल पाते हैं तो इससे इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है बैरियर। अब बैरियर के साथ ना एक्चुअल में फिक्स प्रेपोजिशन होता है, वो होता है टू। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि अगेंस्ट क्यों नहीं आया, बाय क्यों नहीं आया, कुछ फिक्स प्रेपोजिशन होते हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे, शीट मैंने ऑलरेडी दी हुई है। तो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के जो बैरियर्स हैं वो बेसिकली हिंडर करते हैं, रोकते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस को। जो बाधाएं हैं कम्युनिकेशन के रास्ते में आने वाली, वो रोकती हैं कम्युनिकेशन के पूरे प्रोसेस को। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या है? क्या महत्वपूर्ण है? टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। इन बैरियर्स को ये करना बड़ा महत्वपूर्ण है। अब इन बैरियर्स को क्या करना महत्वपूर्ण है? ताकि ट्रांसमिशन जो है मैसेज का वो स्मूथ हो सके, मतलब आसानी से कम्युनिकेशन हो सके। तो इन बैरियर्स को, इन बाधाओं को क्या करना पड़ेगा? इन बाधाओं को मजबूत करना पड़ेगा। स्ट्रेंथन का मतलब मजबूत करना नहीं भाई, इन बाधाओं को क्रिएट करेंगे या हटाएंगे, सक्सीड करेंगे, कामयाब करेंगे इन बाधाओं को, इनके ऊपर जीत हासिल करेंगे। ओवरकम का मतलब होता है कोई नेगेटिव क्वालिटी के ऊपर आपने कमांड बना ली है, उससे अब आप वो आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं डाल रही है, उससे आपको कोई असर नहीं पड़ रहा है, आप उन चीज़ों से ओवरकम कर गए हैं, ऊपर उठ गए हैं अब। ठीक है जी। चलें, चलो तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपने बताना है। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसके अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बी आंसर है, एग्जिबिट आपका होना चाहिए, क्योंकि एग्जॉस्ट में EXHAUST, एग्जॉस्ट खत्म कर देना। एक्सेल गलत है, EXHALE, एक्सेल सांस लेना, और एक्सट्रैक्ट निकालना कुछ, EXTRACT। एग्जिबिट की स्पेलिंग सही है, प्रदर्शन करना किसी चीज़ का। ठीक है। टू टेक फ्रेंच लीव, फ्रेंच लीव एक ईडियम है, हम लोग जानते हैं, इसका मतलब होता है बिना किसी इंटीमेशन के, बिना किसी इंडिकेशन के चले जाना, बिना बताए चले जाना बेसिकली। अ डिपार्चर विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के आप कहीं से निकल गए हैं। टेकिंग फ्रेंच लीव ही इवेडेड हिज क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जो हमें लोन देते हैं। इवेड का मतलब होता है भागना। तो टेकिंग फ्रेंच लीव बिना बताए, है ना, पैसा लिया हुआ था मार्केट से, सारा पैसा लेके भाग गया। ठीक है, सारा पैसा खा गया मार्केट वालों का। तो टू टेक फ्रेंच लीव का इडियम बताना था आपने, तो लीव विदाउट एनी इंटीमेशन। इंटीमेशन का मतलब होता है इंडिकेशन, तो बिना किसी उसके क्या बोलते हैं, इंडिकेशन की हिंदी क्या होती है? बिना किसी संकेत के। ठीक है, बिना किसी संकेत के निकल जाना। ठीक है। तो वेलकम टू होस्ट, वेलकम द होस्ट नहीं है, एक्नॉलेज द होस्ट नहीं है, लिव विद रिटर्न परमिशन, ये तो लिख के जा रहे हैं भाई, बिना बताए निकलना है, सी तो वैसे भी नहीं होगा। चलिए, सिंटिलेटिंग, सिंटिलेट का क्या मतलब है आपने बताना है यहाँ पे इसका सिनोनिम। चलिए, सिंटिलेट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो चमकती हो, स्पार्कलिंग हो, शाइन कर रही हो ब्राइटली, जैसे कि सन है, सिंटिलेटिंग है, ऐसा नो। सिंटिलेटिंग का एक मतलब ये भी होता है कोई चीज़ फनी है। ठीक है, जैसे कोई कॉन्वर्सेशन है वो सिंटिलेटिंग है, बड़ी फनी और बड़ी मतलब उसमें हास्य पर चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। और ग्लिटर का मतलब भी वही होता है, ग्लिटरिंग, चमकना, है ना, स्पार्कलिंग। तो आपने सिनोनिम बताना था, बोरिंग तो बोरिंग तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। स्टिंग का मतलब होता है डंक मारना, कोई जैसे कि मधुमक्खी काट लेती है, स्टिंग कर लेती है, डंक मारना। फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसी करना, तो ये भी नहीं होगा। तो सिनोनिम बताना था, ग्लिटर का मतलब होता है चमकना। ठीक है जी, चलें, चलो जी। अगला आपने बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, जो सुनाई न दे। बड़ा आसान है, क्या होगा? इनऑडिबल होगा, दैट कैन नॉट बी हर्ड। जो सुनाई दे वो ऑडिबल है, जो ना सुनाई दे वो इनऑडिबल है। तो सर ये इनफैलिएबल और इररिवोकेबल क्या है? फैलिएबल जिससे चूक हो, इनफैलिएबल जिससे चूक ना हो। देखो मैं दिखाता हूँ आपको।
इनफैलिएबल का मतलब इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग, ऐसा इंसान जो कभी कोई गलती ना करे। क्या डॉक्टर्स इनफैलिएबल होते हैं? डॉक्टर्स आर नॉट इनफैलिएबल। हम लोग समझते हैं कि डॉक्टर कभी गलती नहीं कर सकते, लेकिन वो भी करते हैं। डॉक्टर्स आर नॉट इनफैलिएबल, डॉक्टर्स आर ऑल्सो फैलिएबल, वो भूल चूक उनसे होती है। ठीक है जी। ऑडिबल सुनाई दे, और इररिवोकेबल का मतलब होता है जिसे चेंज करना इम्पॉसिबल हो। जैसे कोई डिसीजन है, अब मैंने ठान ली, एक बार कमिटमेंट देने के बाद अब मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता, सॉरी अपने आप की भी नहीं सुनता अपने बाप की नहीं, चलो बाप तो मारेगा पीछे से चप्पलें खिंचा खिंचा के। तो हैंडल दिस ग्लास टेबल विद केयर बिकॉज इट इज़ डैश। अब आपने फिलर बताना है यहाँ पे, कह रहा है इस ग्लास टेबल को ना बड़े प्यार से पकड़ो यार, क्योंकि ये ना बड़ी वो है, क्या है बताओ भाई ग्लास टेबल को बड़े प्यार से पकड़ो क्योंकि ये बड़ी वो है, क्या है? वॉलेटाइल है, डक्टाइल है, फ्रेजाइल है, फ्रूगल है। वॉलेटाइल मतलब जो चीज़ चेंज होती रहती हो, तो टेबल कैसे चेंज होती रहती होगी? डक्टाइल का मतलब लचीला, अरे टेबल कैसी लचीली हो सकती है? क्ले की तरह लचीली। फ्रेजाइल मतलब नाजुक है, हाँ ग्लास टेबल है ना, नाजुक है, टूट सकती है। और फ्रूगल का मतलब तो कंजूस होता है, तो टेबल कैसे कंजूस हो सकती है? तो फ्रेजाइल यहाँ पे आंसर आना चाहिए आपका। ठीक है जी, ये लिखे हुए हैं, बाद में आप पढ़ सकते हैं, आपके लिए मैंने लिख के रखे हैं, आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप आराम से अपना पीछे पीछे देखते रहिएगा। चलिए, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, बता दीजिए कौन कौन सा सही है, एक ही बताना है। इसके अंदर है सही 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 सरकाज़म, क्योंकि ह्यूमिलिएशन की स्पेलिंग HUMILIATION, ह्यूमिलिएशन, अपमान किसी का। बुके की स्पेलिंग BOUQUET, बुके, गुलदस्ता। और रिटेलिएट रिटेलिएट, बदला लेना। सरकाज़म का मतलब होता है व्यंग्य, ठीक है, ह्यूमर, सटायर, सरकाज़म। ठीक है जी, चलें, तो ये लिखे हुए हैं आपके सामने। एक्सोडस का आपने एंटोनिम बताना है। एक्सोडस, एक्सोडस अभी हम हिंदी में भी सुनते हैं, पलायन हुआ, एक साथ बहुत सारे लोग इस जगह से दूसरी जगह गए। अगर आप मॉर्निंग वाली क्लास अटेंड कर रहे हैं तो याद करो, मैंने पढ़ाया था 110 और बस, ऐसा कुछ याद आ रहा है? एक्सोडस तो 100 और बस के अंदर 100 लोग बैठ के गए एक जगह से दूसरी जगह, मतलब जाना, तो इसका मतलब होता है पलायन होना, है ना। गांव से शहरों में बहुत लोग जाते हैं ना, एक्सोडस होता है। तो इसका उल्टा बताना है, तो इसका मतलब होता है जाना, तो इसका उल्टा क्या होगा? आना। आना क्या है बताओ? अराइवल, क्योंकि ये भी जाना ये भी जाना, ये तो पैसे लौटाना है, आना तो यही है, अराइवल, अराइवल आंसर है। चलो, अगला आपके सामने क्विजेंट, क्या मतलब है? कुछ बच्चे क्वी देख के सोचते हैं कुछ शायद शांत से रिलेटेड होगा, उसका उल्टा लगा दो, ऐसा नहीं है भाई, ऐसे तुक्के मत मारा करो, क्वाइट से रिलेटेड है तो क्विजेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। एंटोनिम बताना है आपने क्विजेंट का। चलिए आइए, क्विजेंट बेसिकली एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब टेम्परेरीली क्वाइट और नॉट एक्टिव, ऐसी कोई चीज़ जो अभी एक्टिव नहीं है, जो निष्क्रिय है, बेसिकली क्विजेंट। जैसे पॉलिटिकल सिचुएशन जो है रिलेटिवली क्विजेंट है, मतलब अभी आजकल ठंडा हुआ है माहौल, अभी कुछ ज़्यादा हलचल नहीं है। अच्छा, डिजेक्टेड का मतलब होता है डिप्रेस्ड, ठीक है, सैड इंसान। आपको एंटोनिम बताना था, तो क्विजेंट का मतलब है इनएक्टिव, तो फिर इसका उल्टा क्या होगा? एक्टिव। शांत से क्या लेना देना है? सैड से क्या लेना देना है? इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, जिसको फर्क ही ना पड़े किसी चीज़ से, है ना, जिसको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता है खास। चलिए, अगला आपके सामने अ सॉन्ग संग एट अ बरियल। बरियल का मतलब होता है फ्यूनरल। फ्यूनरल का मतलब क्या होता है? मतलब देह संस्कार होता है ना बेसिकली, या तो क्रीमेट होते हैं, जब क्रीमेटोरियम में जाते हैं, शमशान घाट में क्रीमेट करते हैं बॉडी को, या फिर दफनाते हैं। तो बरियल वैसे दफनाने के लिए यूज़ होता है, लेकिन बरियल फ्यूनरल हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जनरली वर्ड्स को। तो बरियल वैसे जब हम किसी मतलब मृत शरीर को दफनाते हैं, और क्रीमेट करने में क्या होता है? क्रीमेट करने में जलाते हैं हम बेसिकली, हाँ। तो सॉन्ग संग एट बरियल मतलब जब कोई मर जाए उस टाइम पे जो गाना गाया जाता है, मतलब शोक गीत। तो शोक गीत क्या होता है? सोनेट, बैलेड, हिम और डर्ज। तो इसका आंसर है डर्ज। क्यों सर सोनेट, बैलेड और हिम क्या होते हैं? आज ये सीखते हैं। सोनेट एक 14 पैराग्राफ की पोयम होती है, पोयम ऑफ 14 लाइन्स। और बैलेड क्या होता है? बैलेड एक ऐसी पोयम होती है जिसमें एक स्टोरी को नरेट कर रहे होते हैं शॉर्ट स्टैंजास के अंदर। और हिम क्या होता है? हिम एक रिलीजियस सॉन्ग होता है जो भगवान के लिए गाया जाता है, जैसे कि कुछ श्लोक वगैरह, है ना, मंत्र वगैरह। और डर्ज शोक गीत होता है, कोई मर गया है उसके लिए हम लोग लेमेंट करते हैं, शोक मनाते हैं, रोते हैं। ठीक है जी। तो अब आप मुझे बताओ भाई, तो मरने पे किसी का गाना गाया जा रहा है, तो सोनेट 14 पैराग्राफ की पोएम है, ये तो भाई नरेट करने के लिए यूज़ होती है पोएम, ये भगवान के लिए, यही बचा डर्ज और ये आंसर है।
बहुत आसान क्वेश्चन है अगला, जल्दी से बता दो। आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5। अब देखो, आपको पता है कैन जो है वो प्रेजेंट की एबिलिटी बताता है और कुड पास्ट की बताता है। यहाँ पास्ट की बात हो रही है। जब मैं 5 साल का था तो मैं स्विम कर सकता था। क्या बोलोगे? आई कुड स्विम आना चाहिए यहाँ पे। तो मतलब कौन से पार्ट में एरर है? ग्रामेटिकल एरर बताना था, किसमें है? बी पार्ट के अंदर है। ठीक है, आप ऐसा ही बोल सकते हो, आई वॉज एबल टू स्विम, लेकिन वही वाली बात है, वॉज एबल थोड़ा सा यहाँ पे ऑकवर्ड सा लगेगा। आई कुड स्विम बोलिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। आई कुड स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5। ठीक है, हार्ड नट टू क्रैक, ईडियम बताना है आपने भाई। हार्ड नट टू क्रैक मतलब जिसको तोड़ना बड़ा मुश्किल हो, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन को बोलते हैं। कहाँ है भाई? ये रहा, क्योंकि ये तो आसानी से जो प्रेरित हो जाए, आसानी से जो डिसअपॉइंट हो जाए। नॉट रिस्ट्रेंट का मतलब जो नॉट कंट्रोल्ड, रिस्ट्रेंट का मतलब किसी चीज़ को कंट्रोल में करना, तो नॉट रिस्ट्रेंट कंट्रोल में ना करना। तो डिफिकल्ट प्रॉब्लम को बोलते हैं हार्ड नेक। ठीक है, अ पर्सन और थिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डील विद, अंडरस्टैंड और इन्फ्लुएंस, जिसको थोड़ा डील करना बड़ा मुश्किल हो। बताओ भाई। कैप्टन एज वेल एज द, अरे यार बड़ा आसान क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूट करना है आपने। आपको पता ना एज वेल, ये टाइपिंग मिस्टेक है, एज वेल एज होना चाहिए था, ये लिखा ही गलत हुआ है। अच्छा, सब्स्टिट्यूट करना है ना, कोई बात नहीं। हमको पता ना एज वेल एज जब लिखा होता है ये एक प्रेपोजिशन फ्रेज होता है, इसके बाद वाला जो होता है वो मेन सब्जेक्ट होता है, ये वाला नहीं होता, तो वर्ब इसी के अकॉर्डिंग आती है, वो आना चाहिए। तो आपका 2 वाला आंसर है। ठीक है, क्लियर है भाई? तो कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर विनिंग द ट्रॉफी। क्लियर है भाई? चलें, और वैसे भी यहाँ कैप्टन मेन सब्जेक्ट है तो यहाँ वॉज होना चाहिए था, है ना। और कैप्टन ऑल्सो द प्लेयर्स वर, ये कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बना, तो सेकंड वाला हमारा आंसर है। फिर से एक पैराजम्बल, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कभी कभी बहुत आसान होते हैं। प्रीलिम्स का पेपर है, सी पहला, बी पहला, डी पहला, ए पहला। ए में है हाउ एवर, हाउ एवर का मतलब होता है बट, मतलब इससे पहले कोई बात हो रखी होगी, तो ये पहला नहीं है। बी में बोल रहे कि जो जनरल ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो फॉल्ट को फाइंड करता है उन पॉलिसीज़ में जो गवर्नमेंट फ्रेम करती है। अच्छा, हो सकता है, इंडिपेंडेंट है। दे कौन है? सी में दे, तो सी पहला नहीं हो सकता। सो इसीलिए, किसी लिए पहले सो कैसे आ सकता है? पहले कोई बात हुई होगी तभी बोलेंगे। सो पीपल ओपनली क्रिटिसाइज, इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं, तो ये भी नहीं है। ना सी है, ना डी है, ना ए है, मतलब यही आंसर है, बी डी सी है। पढ़ोगे आपको जवाब मिल जाएगा। चलिए, कंडम का मतलब इसमें निंदा करना है। लास्ट क्वेश्चन है और बहुत 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 आसान क्वेश्चन है। आपको नरेशन जो है इनडायरेक्ट बनाना है। ठीक है, तो ही सेड टू द होटल रिसेप्शनिस्ट कैन यू टेल मी, तो आपको पता है कि भाई यहाँ पे इंटेरोगेटिव है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, जो कैन है वो कुड बनेगा। कुड कहाँ पे है? कुड कहाँ है? कुड कहाँ है? कुड कहाँ है? सिर्फ यहाँ पे है, मतलब डी आंसर है। अजीज समझ में आया है क्या? टैरिफ इसके अंदर एक वर्ड है कि उसने होटल रिसेप्शनिस्ट से पूछा इफ़ यू कुड टेल हिम द टैरिफ ऑफ रूम्स, मतलब रूम्स पे जो टैक्स लगेगा क्या आप वो बता सकते हो? तो टैरिफ आपके सामने यहाँ पे है। आई होप आपको जो पेपर है उसके अंदर जो बारीकियां हमने देखी, जो क्वेश्चंस जिस तरीके से हमने टैकल की, आपको समझ में आ गए होंगे। और ये भी देख लिया होगा, बहुत आसान पेपर है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है। और सेम चीज़ें मेंस में ही रहती हैं, बस नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा हो जाते हैं, वहाँ 200 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी घबराने वाली ज़रूरत नहीं है, बहुत 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 आसान पेपर आता है। मेन जो प्रेशर होता है ना, वो एग्ज़ाम मतलब एग्जामिनेशन हॉल में जो प्रेशर जनरेट होता है ना, उसकी वजह से हम लोग पैनिक हो जाते हैं। नॉलेज पे कोई डाउट नहीं है, आपको सब आता है, आई नो, लेकिन एग्जामिनेशन में जब बैठते हैं तो वहाँ दिमाग ख़राब हो जाता है, वहाँ समझ में नहीं आता, डर लगता है कि नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ ख़राब ना हो जाए, काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहा हूँ, मेरी मेहनत बेकार ना चली जाए। असली डर वो है, नॉलेज असली डर नहीं है। मेहनत कर ली जिसने करनी थी, हो गया भाई, अब तो तैयारी जिसने करनी थी। आखिरी के कुछ दिनों में आप ऐसा नहीं है कि पता नहीं क्या ही कर दोगे, वो कोई कॉलेज वाला पेपर थोड़ी है एक रात पहले आप लोगों ने मतलब पढ़ना शुरू किया, बस अब अगले दिन बिल्कुल धूम में ठा दोगे, कभी ऐसा थोड़ी करोगे। हरियाणवी में कहा करते हैं धूम में ठा देंगे भाई। तो बस आपको एग्जामिनेशन हॉल में जो प्रेशर है ना, उसके साथ कोप करना आना चाहिए, वो आपने मैनेज करना सीख लिया तो आप बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट पेपर के साथ हम लोग मिलेंगे। कुछ पेपर्स मैं आपको करवाऊंगा अभी, ठीक है, नेक्स्ट पेपर के साथ मिलते हैं। ये टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, मॉर्निंग में 9 बजे वोकैबुलरी की क्लासेस चल रही हैं, फ्री क्लासेस है, आप सारी क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा बाय बाय।